बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामा नहीं है, बेइख्तियार सालार के मुंह से निकला। हाँ, ये मामा नहीं है, वो अंदर है, आओ। आकिफ ने उठते हुए एक और कमरे का दरवाज़ा खोला। सालार गैर हमवार कदमों से उसके पीछे गया। आकिफ अगले कमरे को भी पार कर गया और एक और दरवाज़ा खोलकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। हेलो सनूबर, सालार ने दूर से आकिफ को कहते हुए सुना। इसका दिल उछल कर हलक में आ गया। एक लम्हे के लिए इसका जी चाहा वो वहां से भाग जाए, अभी इसी वक्त, सरपट इधर उधर देखे बगैर, इस घर से, इलाके से, इस शहर से, इस मुल्क से दोबारा कभी वहां का रुख तक ना करे। इसने गर्दन मोड़कर अपने अकब में मौजूद दरवाजे को देखा। आओ सालार, आकिफ ने उससे मुखातिब किया। वो अब गर्दन मोड़े अंदर किसी लड़की से मसरूफ गुफ्तगू था। सालार ने थूक निकला। इसका हलक कांटों का जंगल बन गया था। वो आगे बढ़ा। आकिफ ने अपनी पुश्त पर इसके कदमों की आवाज़ सुनी तो दरवाजे से हट गया। सालार दरवाजे में था। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। ये है सनोबर, आकिफ ने तारुफ करवाया। सालार उससे नजरें नहीं हटा सका। वो भी इस पर नजरें जमाए हुए थी। मामा, वो बेहिस वो हरकत उसे देखते हुए बड़बड़ाया। हाँ मामा, आकिफ ने तस्दीक की। सालार घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आकिफ घबरा गया। क्या हुआ तुम्हें? वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़े सजदे में था। एक तवाइफ के कोठे पे सजदे में गिरने वाला पहला मर्द। आकिफ पंजों के बल बैठा, उसे कंधे से पकड़े हिला रहा था। सालार सजदे में बच्चों की तरह रो रहा था। पानी लाऊं मैं? सनोबर घबराते हुए तेजी से बेड के सराहने पड़े जग और ग्लास की तरफ गई और ग्लास में लेकर सालार के पास आकर बैठ गई। सालार साहब, अब पानी पीजिए। सालार एक झटके से उठ बैठा, यूं जैसे उसे करंट लगा हो। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ कहे बगैर इसने अपनी जीन्स की जेब से वॉल्ट निकाला और पागलों की तरह इसमें से करेंसी नोट निकाल कर सनोबर के सामने रखता गया। उसने वॉल्ट से चंद सेकंड में खाली कर दिया। इसमें क्रेडिट कार्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ और उल्टे कदमों दरवाजों की दहलीज से ठोकर खाता हुआ बाहर निकला। आकिफ हक्का बक्का उसके पीछे आया। सालार, सालार, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रहे हो? उसने सालार को कंधे से पकड़कर रोकने की कोशिश की। सालार वहशत ज़दा से अपने आप को छुड़ाने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, हाथ ना लगाओ, मुझे जाने दो। वो बुलंद आवाज में रोते हुए हिज़यानी अंदाज में चिल्लाया। इमामा से मिलना था तुम्हें, आकिफ ने उसे याद दिलाया। ये मामा नहीं है, ये मामा नहीं है, मामा हाशिम। तो ठीक है, मगर मेरे साथ जाना है ना तुम्हें? मैं चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। वो उल्टे कदमों अपना कंधा इससे छुड़ाकर भागता हुआ कमरे से निकल गया। आकिफ ज़ेर लब कुछ बड़बड़ाया। इसका मूड ऑफ हो गया था। मुड़कर वो सनोबर के कमरे में घुस गया, जो अब भी हैरानी से नोटों को ढेर को देख रही थी। सीढ़ियां अभी भी इसी तरह तारीक थीं, मगर इस बार वो जिस ज़हनी हालत में था उसे किसी दीवार, किसी सहारे, किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। वो अंधाधुंध इन तारीक सीढ़ियों से नीचे भागा और बुरी तरह गिरा। अगर सीढ़ियां सीधी होती तो सीधा नीचे जाकर गिरता, मगर सीढ़ियों की गोलाई ने उसे बचा लिया। वो अंधेरे में एक बार फिर उठा। घुटनों और टखनों में उठने वाली टीसों से बेपरवाह इसने दोबारा इसी तरह भागते हुए सीढ़ियां उतरने की कोशिश की। चंद सीढ़ियां उतरने के बाद लगाई जाने वाली छलांग ने उसे फिर जमीन बोस किया था। इस बार इसका सर भी दीवार से टकराया। वो खुशकिस्मत था कि इसकी हड्डी नहीं टूटी। शायद सीढ़ियों की तादाद ज्यादा होती तो फिर वो तीसरी बार उठकर इसी तरह सीढ़ियां उतरने की कोशिश करता, लेकिन दूसरी बार सीढ़ियों से गिरने के बाद वो नीचे वाली सीढ़ियों पर आ गया था। सामने गली की रोशनी नजर आ रही थी। वो सीढ़ियों से निकल आया, मगर आगे नहीं जा सका। चंद कदम आगे चलकर उसके घर के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। उसे मतली महसूस हो रही थी। सर को थामते हुए बेख्तियार उसे उबकाई आई। वो बैठे बैठे छुप गया। वो उबकाइयां करते हुए भी इसी तरह रो रहा था। गली में से गुजरने वाले लोगों के लिए ये सीन नया नहीं था। यहाँ बहुत से शराबी और नशई जरूरत से ज्यादा नशा इस्तेमाल करने के बाद यही सब कुछ किया करते थे। सिर्फ सालार का लिबास और हुलिया था जो उसे कुछ मुहज्जब दिखा रहा था, और उसके आंसू और वावेला किसी तवाइफ की बेवफाई का नतीजा था शायद। वहां कई बार कई मर्द ऐसे ही मुहज्जब और मुअज़्ज़ज़ नजर आने वाले मर्द इसी तरह रोते हुए जाते थे। तवाइफ का कोठा हर किसी को रास नहीं आता।
गुजरने वाले तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए गुजर रहे थे। कोई उसके पास नहीं आया था। इस बाजार में हाल अहवाल जानने का रिवाज नहीं था। आकिफ नीचे नहीं आया। शायद सालार के पास रुक जाता। इमामा हाशिम वहां नहीं थी। सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी। कितना बड़ा बोझ इसके कंधों से उठा लिया गया था। कैसी अजियत से उसे बचा लिया गया था। तकलीफ देकर उसे आगाही नहीं दी गई, सिर्फ तकलीफ का एहसास देकर उसे आगाही से शनासा कर दिया गया था। उसे वहां ना देखकर उस हालत में जा पहुंचा था। उसे वहां देख लेता तो उस पर क्या गुजरती। इसे अल्लाह से खौफ आ रहा था, बेपनाह खौफ। वो किस कदर ताकतवर था, क्या नहीं कर सकता था। वो किस कदर मेहरबान था, क्या नहीं करता था। इंसान को इंसान रखना उसे आता था, कभी गजब से कभी एहसान से। वो उसके दायरे में ही रखता था। उसे कभी अपनी जिंदगी के स्याह बाब पर इतना पछतावा, इतनी नफरत नहीं हुई जितनी इस वक्त हो रही थी। क्यों 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 आता था यहाँ, क्यों खरीदता था इन औरतों को, क्यों गुनाह का एहसास में मेरे अंदर नहीं जागता था। वो चबूतरे पर बैठा दोनों हाथों से सर पकड़े बिलक रहा था। और अब जब मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ तो अब क्यों ये तकलीफ, ये चुभन हो रही है मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, अपने हर अमल के लिए जवाबदेह हूँ, मगर ये हिसाब यहाँ इस तरह ना ले। जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे कभी इस बाजार में ना फेंक। वो रोते रोते रुका। कौन सा इंकिशाफ कहाँ हो रहा था। मोहब्बत। वो गली से गुजरते लोगों को देखते हुए बेयकीनी से बड़बड़ाया, क्या मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। कोई लहर इसके सर से पैर तक गुजरी। क्या इस तकलीफ सिर्फ इसलिए हो रही कि मुझे इससे। इसके चेहरे पर साए लहराए थे। क्या वो मेरा पछतावा नहीं है, कुछ और है। उसे लगा वो वहां से कभी उठ नहीं पाएगा। तो ये पछतावा नहीं, मोहब्बत है जिसके पीछे मैं भागता फिर रहा हूँ। उसे अपना जिस्म रेत का बना हुआ लगा। इमामा फांस नहीं, रोग है। आंसू अब इसके गालों पर बह रहे थे। और इस बाजार में इस औरत की तलाश में उठते मेरे कदमों में लर्जिश इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे अपने दिल के बहुत अंदर, कहीं बहुत ऊंची जगह पर रखा था। वहां जहां खुद उसे भी महसूस नहीं कर पा रहा था। चेक मीट। 150 प्लस आईक्यू लेवल का वो मर्द मुंह के बल जमीन पर गिराया गया था। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा। कौन सा जख्म था जो वहां बैठा हरा हो रहा था। कौन सी तकलीफ जो सांस लेने नहीं दे रही थी। आईने ने उसे कहाँ बरहना किया था, उसे क्या याद, क्या दिया था, क्या लिया था। वो उठकर वहां से चलने लगा। इस तरह बिलक बिलक कर रोते हुए उसे खुद पर काबू नहीं था। उसे पास से गुजरने वालों को नजरों की भी परवाह नहीं थी। उसे अपने वजूद से कभी जिंदगी में इतनी नफरत महसूस नहीं हुई जितनी इस वक्त हो रही थी। वो रेड लाइट एरिया की इसकी जिंदगी का सबसे स्याह बाब था। ऐसा स्याह बाब जिसे वो खुरच कर अपनी जिंदगी से अलहदा नहीं कर पाया। वो एक बार फिर उसकी जिंदगी में उठ कर खड़ा हो गया। कई साल पहले वहां गुजारी गई रातें अब बलाओं की तरह उसे घेरे हुए थी। वो उनसे फरार हासिल नहीं कर पा रहा था। और अब जिस खौफ से उसने अपने हिसार में लिया था वो तो, अगर अगर इमामा इस बाजार में आ गई होती तो। सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी, मगर कोई और। इसके सर में दर्द की एक और लहर उठी। माइग्रेन अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। इसका जहन माउफ हो रहा था। वो रास्ते को भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। अब इसका सर दर्द से फट रहा था। फिर वो कहीं बैठ गया था। गाड़ियों के हॉर्न के और लाइट्स ने इसके दर्द को और बढ़ाया। फिर इसका जहन किसी तारीकी में उतरता गया। किसी ने हल्का कहकहा लगाया, फिर कुछ कहा। एक दूसरी आवाज ने जवाबन कुछ कहा। सालार सिकंदर के हवास आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगे थे। मुजमहिल, थकन ज़दा, मगर आवाजों को शनाख्त करता हुआ उसका जहन। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोली। उसे हैरानी नहीं हुई, उसे यहीं होना चाहिए था। वो हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक के एक कमरे में एक बेड पर था। बेहद नरम और आरामदेह बेड। इससे कुछ फासले पर फुरकान किसी दूसरे डॉक्टर के साथ खड़ा हल्की आवाज में बातें कर रहा था। सालार ने गहरा सांस लिया। फुरकान और दूसरे डॉक्टर ने गर्दन मोड़कर बातें करते हुए उसे देखा। फिर दोनों उसकी तरफ चले आए। सालार ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। आंखें खुली रखना उसे मुश्किल लग रहा था। फुरकान ने पास आकर नरमी से इसके सीने को थपथपाया। कैसे हो अब सालार। सालार ने आंखें खोल दी। उसने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की, सिर्फ चंद लम्हे खालिस ज़हनी के आलम में उसे देखता रहा। फाइन, उसने कहा।
दूसरा डॉक्टर उसकी नब्ज देखने में मसरूफ था। सालार ने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। फुरकान और दूसरे डॉक्टर आपस में एक बार फिर गुफ्तगू में मसरूफ थे। उसे इस गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। बाकी सब कुछ वैसा ही था। एहसास जुर्म, पछतावा, आकिफ, सनोबर, इमामा, रेड लाइट एरिया, सब कुछ वैसा ही था। इसका दिल चाहा काश वो अभी भी होश में ना आता। तो सालार साहब, अब कुछ तफ़सीलन गुफ्तगू हो जाए आपके साथ। उसने फुरकान की आवाज़ पर आंखें खोल दी। वो उसके बेड के बिल्कुल करीब एक स्टूल पर बैठा हुआ था। दूसरा डॉक्टर बाहर जा चुका था। सालार ने अपनी टांगों को समेटने की कोशिश की। उसके मुंह से कराह निकली। उसके टखने और घुटनों में शदीद दर्द हो रहा था। उसकी टांगों पर कंबल था। वो उन्हें देख नहीं सकता था, मगर उसको अंदाज़ा था कि उसके टखने और घुटने पर कुछ लिपटा हुआ था। वो अपने कपड़ों में भी नहीं था, बल्कि मरीजों के मखसूस लिबास में था। क्या हुआ? सालार ने बेख्तियार कराह कर टांग सीधी करते हुए कहा। स्प्रेन्ड एंकल, दोनों घुटनों और काफ पर कुछ खराशें, सूजन, मगर खुशकिस्मती से कोई फ्रैक्चर नहीं। बाजुओं और कहनियों पर भी कुछ ब्रूजेस हैं। खुशकिस्मती से फिर कोई फ्रैक्चर नहीं। सर के बाईं पिछले हिस्से में छोटा सा कट, थोड़ी सी ब्लीडिंग, मगर सीटी स्कैन के मुताबिक कोई सीरियस इंजरी नहीं है। सीने पर भी रगड़ की वजह से मामूली खराशें, मगर जहां तक तुम्हारे सवाल का ताल्लुक है, क्या हुआ, तो ये तुम बताओ कि क्या हुआ। फुरकान किसी माहिर डॉक्टर की तरह बात करते करते बोला। सालार चुपचाप उसे देखता रहा। मैं पहले समझता रहा कि माइग्रेन का अटैक इतना शदीद था कि तुम बेहोश हो गए, मगर बाद में तुम्हारा चेकअप करने पर मुझे अंदाजा हुआ कि ऐसा नहीं था। क्या किसी ने हमला किया था तुम पर? वो अब संजीदा था। सालार ने अब एक गहरा सांस लेते हुए सर को झटका। तुम मुझ तक कैसे पहुंचे, बल्कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हें कॉल कर रहा था और तुम्हारे बजाय किसी आदमी ने वो कॉल रिसीव की। वो इस वक्त फुटपाथ पर तुम्हारे करीब था, तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे तुम्हारी हालत के बारे में बताया। अच्छा आदमी था। मैंने उससे कहा कि वो तुम्हें किसी टैक्सी में किसी करीब हॉस्पिटल ले जाए। वो ले गया। फिर मैं वहां पहुंच गया और तुम्हें यहाँ ले आया। अभी क्या वक्त है? सुबह के 6 बज रहे हैं। समीर ने तुम्हें रात को पेन किलर्स दिए थे, इसलिए तुम अभी तक सो रहे थे। फुरकान को बात करते करते एहसास हुआ कि वो दिलचस्पी नहीं ले रहा। इसकी नज़रों में एक अजीब सी सर्दमोहरी फुरकान को महसूस हुई, यूं जैसे फुरकान उसे किसी तीसरे शख्स की हालत के बारे में बता रहा था। तुम मुझे दोबारा, सालार ने उसे खामोश होते हुए देखकर कहना शुरू किया, फिर कदरे उलझन आमीज अंदाज में रुका, आंखें बंद किए जैसे जहन पर जोर दे रहा हो। हाँ, कोई ट्रैंकुलाइजर दे दो, मैं बहुत लंबी नींद सोना चाहता हूँ। सो जाना, मगर ये बताओ हुआ क्या था? कुछ नहीं, सालार ने बेजारी से कहा। मैं फुटपाथ पर गिर पड़ा। गिरने से चोटें लग गई। फुरकान ने उसे गौर से देखा। कुछ खा लो। सालार ने उसकी बात काटी। नहीं, भूख नहीं है, बस तुम मुझे कुछ दो, टैबलेट, इंजेक्शन, कुछ भी। मैं बहुत थका हूँ। इस्लामाबाद तुम्हारे घर वालों? नहीं, इन्हें इत्तला बिल्कुल नहीं करना। मैं जब सोकर उठूंगा तो इस्लामाबाद चला जाऊंगा। इस हालत में? तुमने कहा ना मैं ठीक हूँ। ठीक हो, मगर इतने भी ठीक नहीं हो। 2-4 दिन आराम करो, मैं यहीं लाहौर में रहो, फिर चले जाना। अच्छा, फिर तुम पापा मम्मी को इत्तला मत देना। फुरकान ने कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देखा। उसके माथे पर चंद बल आ गए। अच्छा, और कुछ? ट्रैंकुलाइजर? फुरकान उसे सोचते हुए देखने लगा। मैं रहूं तुम्हारे पास, फायदा? मैं तो अभी सो जाऊंगा, तुम जाओ। जब मैं उठूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। उसने बाजू के साथ अपनी आंखें ढांप ली। उसके अंदाज में मौजूद रूखेपन और सद मोहरे ने फुरकान को कुछ और परेशान किया। उसका रवैया बहुत एबनॉर्मल था। मैं समीर से बात करता हूँ, मगर ट्रैंकुलाइजर चाहिए तो पहले तुम्हें कुछ खाना होगा। फुरकान ने उठते हुए दो टोक अंदाज में कहा। सालार ने आंखों से बाजू नहीं हटाए। दोबारा इसकी आंख जिस वक्त खुली, उस वक्त शाम हो रही थी। कमरा खाली था, उसके पास कोई नहीं था। वो जिस्मानी तौर पर सुबह से ज्यादा थकावट महसूस कर रहा था। अपनी टांगों से कंबल को परे फेंक कर उसने लेटे लेटे बाएं टखनी और घुटनों में उठती हुई टीसों को नजरअंदाज करते हुए टांगों को सिकोड़ लिया। उसे अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। इतनी घुटन जैसे किसी ने उसके सीने को जकड़ लिया हो। वो इसी तरह लेटे लेटे छत को घूरता रहा और फिर जैसे उसे कोई ख्याल आया। वो होटल आकर अपना सामान पैक कर रहा था जब फुरकान ने दरवाजे पर दस्तक दी। साला ने दरवाजा खोला। फुरकान को देखकर हैरान हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कोई इतनी जल्दी उसके पीछे आ जाएगा। अजीब इंसान हो तुम सालार। फुरकान ने उसे देखते हुए नाराजगी से बोलने लगा। यूं किसी को बगैर बताए समीर के क्लिनिक से चले आए, मुझे परेशान कर दिया, ऊपर से मोबाइल को भी ऑफ कर रखा है। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो लंगड़ाता हुआ एक बार फिर अपने बैग के पास आ गया जिसमें वो अपनी चीजें पैक कर रहा। तुम जा रहे हो? फुरकान बैग देखकर चौंका।
ہاں، سالار نے ایک لفظی جواب دیا۔ کہاں؟ سالار نے بیگ کی زپ بند کر دی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد۔ فرقان اس کے سامنے صوفے پہ آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، سالار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر؟ کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ فرقان نے حیرانی سے کہا۔ فلائٹ ہے میری۔ پیرس کی؟ ہاں۔ 4 دن بعد تمہاری فلائٹ، ابھی جا کر کیا کرو گے؟ فرقان اسے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بے حد عجیب تھے۔ کام ہے مجھے وہاں۔ کیا کام ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے بیڈ پر بیٹھا پلکیں چھپکائے بغیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ فرقان سائیکولوجسٹ نہیں تھا، پھر بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں کو پڑھنے میں سے کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ سالار کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سرد مہری، یوں جیسے وہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو، اسے اپنے آپ کو بھی۔ وہ ڈپریس تھا۔ فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اس کا ڈپریشن اسے کہاں لے جا رہا تھا، فرقان یہ جاننے سے قاصر تھا۔ تمہیں آخر کیا پریشانی ہے سالار؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار نے توقف کیا، پھر کندھے جھٹکے۔ کوئی پریشانی نہیں۔ تو پھر؟ سالار نے فرقان کی بات کاٹ دی۔ تم جانتے ہو مجھے مائگرین ہے، کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے مجھے۔ میں ڈاکٹر ہوں سالار، فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ مائگرین کوئی مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا، یہ سب کچھ صرف مائگرین کی وجہ سے نہیں ہے۔ تم بتا دو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سالار نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کسی لڑکی کا پرابلم ہے؟ سالار پلکیں چھپک نہیں سکا۔ فرقان کہاں جا پہنچا تھا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا۔ اس نے نہیں کیوں نہیں کہا؟ کسی میں انوالو ہو تم؟ فرقان اپنے اندازے کو صحیح ہونے پر جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ فرقان بہت دیر چپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اپنی بے یقینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کس کے ساتھ انوالو ہو؟ تم اسے نہیں جانتے۔ شادی ہوئی نہیں ہو سکی تمہاری اس کے ساتھ؟ سالار اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ شادی ہو گئی تھی؟ فرقان کو پھر یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ پھر طلاق ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو؟ سالار کے پاس آگے بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو بس کیا؟ سالار اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں موجود دل کی لکیر پر پھیرتا رہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرقان نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر اسی طرح لکیر کو چھوتے ہوئے بہت دیر خاموش رہا، بہت دیر۔ پھر اس نے کہا امامہ ہاشم۔ فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ اس کی چھوٹی بیٹی کو ڈھیروں کے حساب سے تحفے تحائف کیوں دیا کرتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے سالار سے اس کی شناسائی ہوئی تھی اور سالار کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا تھا، سالار اور امامہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان کے جانے بعد بھی اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا، مگر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانی ہوتی کہ وہ کبھی بھی امامہ کا نام نہیں لیتا تھا، اور خود اس سے بات کرتا تو اس سے نام کے بغیر مخاطب کرتا رہتا۔ فرقان کو چند ایک بار یہ بات محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب امامہ ہاشم کا نام سن کر وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ اب رک رک کر بے ربط جملوں میں مدھم آواز میں اسے اپنے اور امامہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فرقان دم سادھے سن رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو فرقان بھی کچھ نہیں بول سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، تسلی دے یا پھر کچھ اور کہے، کوئی نصیحت۔ تم اسے بھول جاؤ، اس نے بالآخر کہا۔ سوچ لو کہ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے، محفوظ ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہی ہوا ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا تم نے اس کی مدد کی تھی جس حد تک تم کر سکتے تھے۔ پچھتاووں سے اپنے آپ کو نکال لو، اللہ مدد کرتا ہے۔ تمہارے بعد ہو سکتا ہے کہ اسے تم سے بہتر کوئی مل گیا ہو۔ تم کیوں اس طرح کے وہم لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ جلال اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم تھے۔ اگر تم نے مجھے جلال کے بارے میں بتایا ہے تو میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں امامہ سے شادی نہ کرتا، چاہے تم بیچ میں آتے یا نہ آتے، کوشش کرتے یا نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کو طلاق نہ دینے کا سوال ہے تو اسے چاہیے کہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو تم یقیناً اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تم پچھتا رہے ہو، تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آ رہے ہو، یہ کافی ہے۔ مگر اس طرح کا ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ تم اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کرو۔ وہ بڑی دلجمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ سالار کی خاموشی سے اسے امید بندھی کہ شاید اس کی کوشش رنگ لا رہی تھی، مگر ایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سالار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، اور اب وہ اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپرز نکال رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے کیا کہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا تھا۔
उसे कभी वापस जाते हुए इस किस्म की कैफियत का शिकार नहीं होना पड़ा था, जिस किस्म की कैफियत का शिकार वो इस बार हुआ था। जहाज़ के टेक ऑफ के बाद वो एक अजीब खाली ज़हन था जो उसने अपने अंदर उतरते हुए महसूस किया। उसने जहाज़ की खिड़की से बाहर झाँका। बहुत दूर तक फैले हुए इस खत्ते में कहीं इमामा हाशिम नाम की एक लड़की भी थी। वो वहाँ रहता तो कभी कहीं किसी वक़्त किसी रूप में वो उसे नज़र आ जाती, उसे मिल जाती, या कोई ऐसा शख़्स उसे मिल जाता जो उससे वाक़िफ़ होता। लेकिन वो अब जहाँ जा रहा था उस ज़मीन पर इमामा हाशिम कहीं नहीं थी। कोई इत्तेफ़ाक भी इन दोनों को आमने-सामने नहीं ला सकता था। वो एक बार फिर एक लंबे अरसे के लिए इम्कान को छोड़कर जा रहा था। ज़िंदगी में कितनी बार इम्कान को छोड़कर जाता रहेगा? 10 मिनट के बाद पानी से ट्रैंक्विलाइज़र को निगलते हुए उसे एहसास हो रहा था कि वो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं खड़ा था, वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं खड़ा हो पाएगा। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन कभी नहीं आ सकेगी। 7वीं मंजिल पर अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते हुए भी उसे एहसास हो रहा था कि वो वहाँ जाना नहीं चाहता था, वो कहीं और जाना चाहता था। कहाँ मगर? उसने अपार्टमेंट के दरवाजे को लॉक किया, लाउंज में पड़े टीवी को ऑन किया। सीएनएन पर न्यूज़ बुलेटिन आ रहा था। उसने अपने जूते और जैकेट उतारकर दूर फेंके, फिर रिमोट लेकर सोफे पर लेट गया। खालिद ज़हनी के आलम में वो चैनल बदल रहा था। एक चैनल से गूंजती उर्दू आवाज़ ने उसे रोक लिया। एक गैर मारूफ सा गुलकार कोई गज़ल गा रहा था। मेरी ज़िंदगी तो फ़राक है, वो अज़ल से दिल में मकी सही। उसने रिमोट से अपने सीने पर रख दिया। गुलकार की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, या फिर शायद वो इसके जज़्बात को अल्फ़ाज़ दे रहा था। शायरी, क्लासिकल म्यूज़िक, पुरानी फ़िल्में, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक से इन तमाम चीज़ों की वर्थ का अंदाज़ा पिछले कुछ सालों में ही होना शुरू हुआ था। पिछले कुछ सालों ने इसकी मौसीकी के इंतख़ाब को बहुत आला कर दिया था, और उर्दू ग़ज़लें सुनने का तो उसने कभी ख़्वाब में भी नहीं सोचा था। सर तूर हो सर हशर हो हमें इंतज़ार कबूल है, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। उसे एक बार फिर मामा याद आई। उसे हमेशा वही याद आती थी। पहले वो सिर्फ तन्हाई में याद आती थी, फिर वो हुजूम में भी नज़र आने लगी, और वो मोहब्बत को पछतावा समझता रहा। सालार एकदम सोफे से उठकर खिड़कियों की तरफ चला गया। 7वीं मंजिल पर खड़े वो रात की रोशनियों को ओट में देख सकता था। अजीब वहशत थी जो बाहर थी, अजीब आलम था जो अंदर था। जो हो फैसला वो सुनाइए, उसे हशर पर ना उठाइए। जो करेंगे आप सितम वहाँ वो अभी सही, वो यहीं सही। वो वहाँ खड़े खिड़कियों के शीशों के पार अंधेरे में टिमटिमाती रोशनियों को देखते हुए उसने अपने अंदर उतरने की कोशिश की। मैं और कभी किसी लड़की से मोहब्बत करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत साल पहले अक्सर कहा जाने वाला जुमला उसे याद आया। बाहर तारीकी कुछ और बढ़ी, अंदर आवाज़ों की बाज़गश। उसने शिकस्त ख़ोर्दा अंदाज में सर झुकाया, फिर चंद लम्हों के बाद दोबारा सर उठाकर खिड़की से बाहर देखा। इंसान का इख्तियार कहाँ से शुरू, कहाँ पर ख़त्म होता है। डिप्रेशन का एक और दौरा। बाहर नज़र आने वाली टिमटिमाती रोशनियां अब बुझने लगी थीं। उसे देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख लेंगे हम, वो हज़ार आँख से दूर हो, वो हज़ार पर्दा नशीं सही। सालार सिकंदर ने मुड़कर उसके स्क्रीन को देखा। गुलूकार लहक लहक कर बार बार आखिरी शेर दोहरा रहा था। किसी मामूल की तरह चलता हुआ वो सोफे पर आकर बैठ गया। सेंटर टेबल पर रखे हुए ब्रीफकेस खोलकर उसने अंदर से लैपटॉप निकाला। गुलूकार मक्ता दोहरा रहा था। सालार की उंगलियां लैपटॉप पर बर्क रफ्तारी से हरकत करते हुए इस्तीफ़ा लिखने में मसरूफ़ थीं। कमरे में मौसीकी की आवाज़ डूबती जा रही थी। इस्तीफ़ा की हर लाइन इसके बावजूद पर छाए हुए जमूद को ख़त्म करते जा रही थी। वो जैसे किसी जादू के हिसार से बाहर आ रहा था। कोई तोड़ हो रहा था। वो अपने करियर की स्टेज पर इस तरह अहमकाना फ़ैसला सिर्फ तुम ही कर सकते थे। फ़ोन पर सिकंदर उस्मान को खामोशी से वो सुन रहा था। आखिर इतनी अच्छी पोस्ट को क्यों छोड़ रहे हो, और वो भी इस तरह अचानक? अच्छा चलो, अगर छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया है तो फिर आओ अपना बिज़नेस करो। बैंक में जाने की क्या तुक बनती है? वो उसके फ़ैसले पर बुरी तरह उसे तनकीद कर रहे थे। मैं अब पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ, बस इसलिए जॉब छोड़ दी। बिज़नेस मैं नहीं कर सकता, और बैंक की ऑफ़र मेरे पास बहुत अरसे से थी। वो मुझे पाकिस्तान में पोस्ट करने पर तैयार हैं, इसलिए मैंने उसे कबूल किया। उसने तमाम सवालों को इकट्ठा जवाब दिया। फिर बैंक को भी जॉइन मत करो, मेरे साथ आकर काम करो। मैं नहीं कर सकता पापा, आप मुझे मजबूर ना करें।
तो फिर वहीं पर रहो। पाकिस्तान आने की क्या तुक बनती है? मैं यहाँ पर नहीं रह पा रहा। अच्छा, तो हुब्बुल वतनी का कोई दौरा पड़ा है तुम्हें? नहीं तो फिर? मैं आप लोगों के पास रहना चाहता हूँ, उसने बात बदली। खैर ये फैसला कम अज़ कम हमारी वजह से तो नहीं किया है। सिकंदर उस्मान का लहजा नरम हुआ। सालार खामोश रहा। सिकंदर उस्मान भी कुछ देर खामोश रहे। फैसला तो तुम कर ही चुके हो। मैं अब इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, आना चाहते तो आ जाओ। कुछ अरसा बैंक में भी काम करके देख लो। लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस को देखो। सिकंदर उस्मान ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। तुम्हारा तो पीएचडी का इरादा था, इसका क्या हुआ? सिकंदर उस्मान को बात खत्म करते करते फिर कोई बात याद आई। फिलहाल मैं मजीद स्टडीज नहीं करना चाह रहा। हो सकता है कुछ सालों के बाद पीएचडी के लिए दोबारा बाहर चला जाऊं, और ये भी मुमकिन है कि पीएचडी की डिग्री ही ना लूं। सालार ने मध्यम आवाज में कहा। तुम ये सब उस स्कूल की वजह से तो नहीं कर रहे हो? सिकंदर उस्मान ने अचानक कहा। शायद सालार ने तरदीद नहीं की। अगर स्कूल को इसकी वापसी की वजह समझ रहे थे तो कोई हर्ज नहीं था। एक बार फिर सोच लो सालार। सिकंदर कहे बगैर नहीं रह सका। बहुत कम लोगों को इस करियर में इस तरह का स्टार्ट मिलता है जिस तरह का तुम्हें मिला है। तुम सुन रहे हो? जी, उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा। बाकी तुम मैच्योर हो, अपना फैसला तुम खुद कर सकते हो। उन्होंने एक तवील कॉल के अख्ताम पर फोन बंद करने से कहा। सालार ने फोन रखने के बाद अपार्टमेंट की दीवारों पर एक नजर दौड़ाई। 18 दिन के बाद उसे यह अपार्टमेंट हमेशा के लिए छोड़ देना था। पेरिस से वापसी पर इसकी ज़िंदगी के एक नए फेज़ का आगाज़ हुआ था। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद में इस गैर मुल्की बैंक में काम करता था। फिर कुछ अरसे के बाद वो इसी बैंक की एक नई ब्रांच के साथ लाहौर चला आया। उसे कराची जाने का मौका भी मिल रहा था, मगर उसने लाहौर का इंतखाब किया था। उसे यहाँ डॉक्टर सब्त अली के साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल रहा था। पाकिस्तान में इसकी मसरूफियत की नौयत तब्दील हो गई थी, मगर इनमें कमी नहीं आई थी। वो यहाँ भी दिन रात मसरूफ़ रहता। एक एक्सेप्शनल माहिर माशियत के तौर पर इसकी शोहरत इसके साथ साथ सफ़र कर रही थी। हुकूमती हलकों में इसका नाम नया नहीं था, मगर पाकिस्तान आ जाने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री मुख्तलिफ मौके पर वक्तन फ़ौक़तन अपने ज़ेर तरबियत ऑफिसर्स को दिए जाने वाले लेक्चर्स के लिए उसे बुलवाती रहती थी। लेक्चर्स का सिलसिला भी इसके लिए नया नहीं था। येल में ज़ेर तालीम रहने के बाद वहाँ मुख्तलिफ क्लासेस को लेक्चर्स देता रहा। यह सिलसिला न्यूयॉर्क मुंतकिल हो जाने के बाद भी जारी रहा, जहाँ वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ह्यूमन डेवलपमेंट पर होने वाले सेमिनार्स में हिस्सा लेता रहा। बाद में इसकी तवज्जो एक बार फिर इकनॉमिक्स की तरफ मुंदमिल हो गई। पाकिस्तान में बहुत जल्द इन सेमिनार्स के साथ इन्वॉल्व हो गया। आईबीए, लम्स और फास्ट जैसे इदारे करवा रहे थे। इकोनॉमिक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट वाहिद मौज़ूआत थे जिन पर वो खामोशी इख्तियार नहीं करता था। वो इसके पसंदीदा मौज़ूए गुफ्तगू थे, और सेमिनार्स में इसके लेक्चर्स का फीडबैक हमेशा बहुत ज़बरदस्त रहा था। वो महीने का एक वीकेंड गांव में अपने स्कूल में गुजारा करता था। वहां रहने के दौरान वो जिंदगी के एक नए रुख से आशनाई हासिल कर रहा था। हमने अपनी गुर्बत अपनी देहात में छुपा दी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग मिट्टी कारपेट के नीचे छुपा देते हैं। इस स्कूल की तामीर के आगाज करते हुए फुरकान ने एक बार उससे कहा था, और वो वहां गुजारे जाने वाले दिन उस दिन जुमले की हौलनाकी का एहसास दिलाते। ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान में गुर्बत की मौजूदगी से नाशना था। वो यूनेस्को और यूनिसेफ में काम के दौरान दूसरे एशियाई ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखता रहा था, मगर पाकिस्तान में गुर्बत की आखिरी हदों को पार करने वाले लोगों को वो पहली बार ज़ाती तौर पर देख रहा था। पाकिस्तान के 10-15 शहरों से अगर आप निकल जाएँ तो उसे एहसास होता था कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग तीसरी दुनिया में नहीं 10वीं या 12वीं दुनिया में रहते थे। वहाँ तो लोगों के पास ना रोज़गार, ना सहूलतें। वो अपनी आधी ज़िंदगी ख्वाहिश में गुजारते और आधी हसरत में मुब्तला होकर कौन-सी अखलाकियात सीखते या सिखाते। आप उस शख्स को जिसका दिन सूखी रोटी से शुरू होता और फाके पर ख़त्म हो जाता, और हम लोगों की भूख मिटाने के बजाय मस्जिदें तामीर करते हैं। आलीशान मस्जिदें, पुरशुकूह मस्जिदें, मार्बल से आरास्ता मस्जिदें। बाज़ दफ़ा तो एक ही सड़क पर 10-10 मस्जिदें खड़ी होती हैं और नमाजियों से खाली मस्जिदें।
फुरकान तलखी से कहता, इस मुल्क में इतनी मस्जिदें हो चुकी हैं कि अगर पूरा पाकिस्तान एक वक्त की नमाज के लिए मस्जिदों में इकट्ठा हो जाए तो भी बहुत सी मस्जिदें खाली रह जाएंगी। मैं मस्जिदें बनाने पर यकीन नहीं रखता जहां लोग भूख से खुदकुशियां करते फिर रहे हों, जहां कुछ खास तबकों की पूरी नस्ल जहालत के अंधेरों में भटकती फिर रही हो। वहां मस्जिदों के बजाय मदरसे की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है। तालीम और शऊर होगा तो रिज़्क कमाने का मौके, तो अल्लाह से भी मोहब्बत होगी, वरना सिर्फ शिकवा ही होगा। वो फुरकान की बातें खामोशी से सुनता रहता था। उसने मुस्तकिल तौर पर गांव में जाना शुरू किया तो उसे अंदाजा हुआ कि फुरकान ठीक कहता था। गुर्बत लोगों को कुफ्र तक ले गई थी। छोटी छोटी ज़रूरतें इनके असाब पर सवार थीं और जो इन मामूली ज़रूरतों को पूरा कर देता तो जैसे इसकी गुलामी करने पर तैयार हो जाते। उसने जैसे वीकेंड पर गांव जाता, स्कूल के लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए जमा होते, बाज़ दफ़ा लोगों की कतारें खड़ी होती। बेटे को शहर की किसी फैक्ट्री में काम पर रखवा दें, चाहे 1000 रुपया मिल जाए, मगर कुछ तो पैसा आए। 2000 रुपये मिल जाते तो मैं अपनी बेटी की शादी कर देता। बारिश ने सारी फसल खराब कर दी है, अगली फसल लगाने के लिए बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब थोड़े से पैसे कर्ज के तौर पर दे दें, मैं फसल कटने के बाद दे दूंगा। बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, कसूर भी नहीं बताते, बस कहते हैं हमारी मर्जी, जब तक चाहे अंदर रखें, तुम आईजी के पास जाओ। पटवारी मेरी सरजमीन पर झगड़ा कर रहा है, किसी और को अलॉट कर रहा है, कहता है मेरे कागज जाली हैं। बेटा काम के लिए पास गांव जाता है, रोज 8 मील चलकर आना जाना पड़ता है। आप एक साइकिल ले दें तो मेहरबानी होगी। घर में हैंड पंप लगवाना है, आप मदद करें। वो ताज्जुब से इनकी दरखास्तों को सुनता। क्या लोगों के मामूली काम भी इनके लिए पहाड़ बन चुके थे? ऐसे पहाड़ जिसे अबूर करने के लिए वो जिंदगी के कई साल जाया कर देते हैं, वो सोचता। महीने के एक वीकेंड पर जब वो वहाँ आता तो अपने साथ 10-15 हज़ार ज़्यादा रुपए लेकर आता। वो रुपए छोटे-छोटे टुकड़े में बहुत से लोगों को बज़ाहिर बड़ी लेकिन हकीकतन बहुत छोटी ज़रूरतें पूरी कर देते। इनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ ले आते। इसके लिखे हुए चंद सिफ़ारिशी रुके और फ़ोन कॉल्स इन लोगों के कंधों के बोझ और पैरों में पड़ी ना नज़र आने वाली बेड़ियों को कैसे उतारते थे, इसका एहसास शायद सालार को खुद भी नहीं था। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रन।